A very good morning to all of you। 27th of April 2024 आज वही 2:20 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। सबने पूछा बहू दहेज में क्या लाई है, किसी ने नहीं पूछा कि बेटी क्या छोड़ के आई है। ये उन तमाम लोगों के लिए जिसने मेरी YouTube फैमिली के एक प्यारे से मेंबर को दुखी किया हुआ है। उनका मेरे पास कमेंट आया था कि इस दहेज नाम की चीज़ की वजह से उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। यार ऐसा क्यों सब पूछते हैं कि बहू दहेज में क्या लाई है? किसी को पूछना चाहिए ना कि बेटी अपना सब कुछ छोड़ के आई है। क्यों नहीं समझती है दुनिया? पता नहीं यार, इतनी सब एजुकेशन के बाद भी, इनफैक्ट जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है ना वहीं पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा है। किसी ने मुझसे पूछा है कि दी आजकल आप ऑरेंज जूस बना के नहीं पीते क्या? नहीं डियर, आजकल ऑरेंज बंद हो गए हैं। और मौसमी भी लेके आई थी मैं, लेकिन मौसमी भी आजकल वो अच्छी नहीं आ रही थी। अभी थोड़ा सा आना स्टार्ट हुई है तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी। लेकिन जब तक मैंने देखा कि ऑरेंज का कोई अल्टरनेट मुझे मिल जाए, जब ऑरेंज ख़त्म हुए, बेसिकली वो ऑरेंज नहीं थे, वो किन्नू थे। वैसे तो जैसे किन्नू आप समझते होंगे ना, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, रियल में ऑरेंज कलर का होता है किन्नू, क्योंकि जो रियल ऑरेंज होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश और ऐसे टाइप का होता है। लेकिन मुझे ऑरेंज से ज़्यादा किन्नू का जूस ज़्यादा पसंद था तो मैं वही बनाती थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं आते, तो इसलिए अभी मैं मौसमी पे शिफ्ट करूंगी। लेकिन एक बार अच्छी मौसमी आ जाए, अभी थोड़ा सा अच्छी नहीं है, जूस अच्छा नहीं बनता बिल्कुल भी। किसी ने पूछा है कि प्लीज़ आप बता सकते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। वैसे तो ऐसे बोला जाता है कि 6 से 12th क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो। वो गलती मैंने करी थी, आप मत करना। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। साइंस की पूरी एनसीईआरटी आपको 6 से 12 तक की पढ़ने की नीड नहीं है। आपको जिसमें लगे ना कि कोई स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसकी आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं। 11th-12th की सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही तो समझ में आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। साइंस की एनसीईआरटी ना पढ़ें, इससे अच्छा है कि आप साइंस को थोड़ा सा करंट अफेयर से ज़्यादा लिंक करके कवर करें। और आप वैसे स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। मेरे को साइंस का बस इतना ही आइडिया है कि ज़्यादा जो है करंट अफेयर से पोर्शन आता है साइंस का। रही बात पॉलिटी की मैंने 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की थी, क्योंकि मेरे को एम लक्ष्मीकांत एकदम से समझ में नहीं आई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं था, मेरा बैकग्राउंड जो टेक्निकल था। तो अगर आपने पहले +1 +2 में बीए या कुछ ऐसा ले रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे सीधा मूव कर सकते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी आप 11th-12th की पढ़ सकते हैं। समझ में ना आए तो फिर आप 6, 7, 8, 9, 10th भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी मुझे लग रहा है कि आपको इकोनॉमिक्स की भी पढ़ लेनी चाहिए, और एक आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं अभी ध्यान आ रहा कि किसी और चीज़ की एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है, जहाँ तक मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। आगे अगर मुझे नीड हुई, मैं जैसे अभी मैंने सिर्फ पॉलिटी ही अपना खत्म होने वाला है, खत्म किया तो नहीं है, खत्म सिर्फ एनवायरनमेंट किया है। और एनवायरनमेंट में भी आपको बायोलॉजी के कुछ लास्ट के चैप्टर पढ़ने की नीड है। एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है एनवायरनमेंट के लिए भी। और जैसे कि मेरा जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है उसके लिए एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जितना मैंने किया है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लें, उससे एक बार 2 बार रीड कर लें बस, क्योंकि एनवायरनमेंट भी ज़्यादातर करंट अफेयर से लिंक होके आएगा, तो आपको वहीं से करना चाहिए उसको भी। आप जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ कि एनवायरनमेंट, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपका सिलेबस कितना कवर हो गया, कितने सब्जेक्ट कवर हो गए। कहने को तो मेरा एक ही सब्जेक्ट कवर हुआ है अभी तक, वो है एनवायरनमेंट, और वो भी साथ के साथ चल ही रहा है, क्योंकि वो तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में नहीं आ जाता, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप स्टैटिक नॉलेज आपको ले लेनी है स्टैंडर्ड बुक से, उसके बाद आपको करंट अफेयर से लिंक करते हुए अपनी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की रिवीजन करते रहना पड़ेगा। किसी ने पूछा था कि आप जो है, किसी ने सजेशन दिया था एक्चुअली, और थैंक यू सो मच आपके प्यारे से सजेशन के लिए, कि मैं जो लिखती हूँ बोर्ड पे, उस पर ना प्रैक्टिस करके मैं कॉपी पेन पे लिखूँ। तो डियर, मैं प्रैक्टिस नहीं करती बोर्ड पे लिख के। एक्चुअली मैं जब भी राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ या नोट्स बनाती हूँ वो पेपर पेन से ही करती हूँ। लेकिन जब कोई टॉपिक मुझे समझना होता है तो मैं उस टॉपिक को समझने के लिए बोर्ड का यूज़ करती हूँ या फिर रफ नोटबुक का यूज़ करती हूँ। मुझे लिख लिख के याद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी ह्यूमैनिटीज़ वाले ये सारे सब्जेक्ट जो भी हैं वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाले ज़्यादा हैं, और इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से चीज़ें समझ में कम आती हैं। लेकिन जब मैं अपनी स्टोरी क्रिएट करके याद करती हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, याद भी हो जाती हैं। इसलिए आप में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि चीज़ें पढ़ लेते हैं याद नहीं होती, तो आप लिख लिख के ट्राई करिए। जितना लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए, उतना मेमोरी में चीज़ें रहेंगी ज़्यादा टाइम तक। किसी ने लिखा है कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, ससुराल में जेठानी मुंह पर अच्छी बनती है, पीठ पीछे बहुत बुराई करती है, इस चीज़ से मैं टेंशन में हूँ, और वो मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देती, बातें करती है, मेरा टाइम खराब कर
देती है। डियर, इस चीज़ का इलाज तो आपके पास है, गलती आपकी जेठानी की नहीं है एक्चुअली में। जब भी वो आपके पास आए आपका टाइम खराब करने के लिए, उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप बातों में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। जब उनको ये लगेगा कि आपको बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बंदी कितनी बार आएगी आपके पास? 1 बार, 2 बार, 3 बार? वो खुद समझ जाएगी कि भैया सामने वाले को बातें नहीं करनी, तो वो नहीं करने आएगी। कहीं ना कहीं आप बातें करते हुए इंटरेस्ट दिखाते हो, इसलिए वो आती हैं आपके पास। रही बात बुराई करने की, यार क्या फर्क पड़ता है कौन सामने अच्छाई करता है, कौन पीठ पीछे बुराई करता है? मुंह से कुछ भी कोई भी बोल देता है यार, ये जबान है सबकी अपनी अपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को इग्नोर करो, इसके अलावा इन बातों का कोई इलाज नहीं है बिल्कुल भी। आप कहीं आप अच्छा बनने के लिए तो ये नहीं कर रहे ना कि वो आपसे बातें करने के लिए आती हो और आप चुपचाप उनकी बातों में इन्वॉल्व हो जाती हो, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो डियर, आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उनको बुरा लगने दीजिए। उनको 1-2 साल, जितने साल बुरा लगेगा लगता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना अपनी तैयारी में मगन रहिए, अपने सपनों को पूरा करिए। जो सपने आपके माँ बाप ने आपने देखे हैं, या जो भी आपको सपोर्ट करता है ये सपना पूरा करने के लिए, तो आपको सबको अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं होती है हर बारी ना। और सबके लिए आप अच्छे हो भी नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आप खुद कितने ही अच्छे बन लो, आपको पता भी हो कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन सारी दुनिया के लिए आप अच्छे कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए ये ट्राई भी मत करना कभी। किसी ने पूछा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में फेस करके पढ़ाई करते हैं? डियर भाई बहन जो भी हैं आप, मुझे ऐसे इन बातों में बिलीव नहीं मैं करती हूँ बिल्कुल भी। डायरेक्शन किसी भी फेस, मतलब फेस किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन होना चाहिए पढ़ाई करने का। किसी ने बोला है कि आप कोचिंग से तैयारी कर रही हैं या सेल्फ स्टडी कर रही हैं? जी मैं बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, बहुत सारी वीडियो फ्रीली अवेलेबल है। और फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट अच्छा होता है। किसी ने ये भी लिखा था कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन मेरे पास, मैं कोचिंग कैसे लूँ, कोचिंग के भी पैसे नहीं है। डियर, जिस फोन से आप मेरे को मैसेज कर रही हैं उस फोन में इंटरनेट है। इंटरनेट का यूज़ आज के टाइम में आप जितना चाहें उतना कर सकती हैं अपनी पढ़ाई के लिए। आज के टाइम पे मैं ये बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कि कोचिंग लेने की, बाहर जाने की नीड इतनी नहीं है। हाँ, ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको जरूर बाहर जाना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे और वो बहुत जरूरी है। टेस्ट देने के लिए किसी भी कोचिंग को जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए वो सब कुछ घर पे ही हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली ना, उसमें ठीक ठाक नंबर ले लिए ना, तो अभी आपको किसी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं ना, आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप ट्रस्ट करिए, आपको पहले दिन लगेगा कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, सोशियोलॉजी मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में, पहले नहीं पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ा था, और एकदम से ऐसा लगा यार इतने सारे थिंकर्स कैसे याद होंगे, इतना सारा मटेरियल, मतलब उसकी वर्डिंग्स भी बहुत अजीब, बहुत ही अलग। पहले दिन ऐसा लगा कि यार ये क्या है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अभी धीरे 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 यूज टू हो गए हैं। अभी जब भी वीडियो देखती है ना, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, तब ऐसे लगता है कि हाँ यार मैं इस वर्ड से वाकिफ हूँ, हाँ हाँ मुझे ये पता है। तो एक दिल में संतुष्टि रहती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका दिमाग वो चीजें अडेप्ट करता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सब्जेक्ट आपको कब समझ में आने लगेगा। आप ये मत सोचिए पहले दिन से आपने बुक्स कोई भी उठाई और आपको लग रहा है कि बस अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और आप हड़बड़ाहट में सोचें कि बस कोचिंग की नीड है। कोचिंग इतनी इफेक्टिव होती तो लाखों बच्चे जाते हैं कोचिंग के लिए। और एक और चीज मैं भ्रम आपका मिटा देती हूँ, जो भी आप ये मॉक टेस्ट वाली चीजें देखते हो ना कि ये वाला इतना रैंक लेके आया और ये हमारे यहाँ से है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट वहां पे आपको देखता हुआ दिख रहा होता है वीडियोज में, वो सिर्फ ऐसे बंदे होते हैं कुछ जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी होती है घर पे सारी, लेकिन उस कोचिंग सेंटर के या तो मॉक टेस्ट लिए हैं या फिर अपने ये जो टेस्ट सीरीज रहती हैं राइटिंग वाली वो परचेज की है, उसी के लिए वो कोचिंग ये दिखा देती है कि ये बंदा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। बल्कि रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो घर से सेल्फ स्टडी से जिन्होंने क्लियर किया है, लेकिन कोचिंग वाले उनका नाम ऐसे ही उठा लेते हैं क्योंकि मॉक इंटरव्यू फ्री होते हैं। और लास्ट में हर कोई ये सोचता है कि यार जब मैंने 2 स्टेज पार कर ली तो 2-3 कोचिंग्स के मॉक इंटरव्यू देख लेता हूँ ताकि बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। और वो कोचिंग वाले उनके मॉक इंटरव्यू की वीडियो निकाल के यूट्यूब पे डालते रहते हैं और सबको लगता है कि ये जो भी सिलेक्ट हुए हैं ये किसी न किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के ही सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपका अगर दिल में लगन है तो आप आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब का, गूगल का अच्छे से यूटिलाइज करना सीखिए पहली बात तो, क्योंकि आपको चैनल भी बहुत सारे मिलेंगे, आप खो मत जाना क्योंकि एक समुद्र है। पहले तो यूपीएससी का सिलेबस एक समुद्र है, उसके बाद यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, अगर उस मायाजाल में आप खो गए तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। मन में सिर्फ एक बात आपको रखनी है, एक बिंदु से शुरू करना है, दूसरे बिंदु पर जाना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का क्या मतलब है? मतलब कि पहला पॉइंट जहां से आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है, आपको फिर स्टेप पता होना चाहिए उस एंड वाले पॉइंट तक जाने के, बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी। अगर आप कहीं पे भी टेढ़े मुड़े ना तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, वो टॉपिक भी बहुत दिन ले जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसी भी चीज का सिलेबस कवर करना है, उसके टॉपिक वाइज कवर करोगे तो उस टॉपिक को कैसे कवर करोगे? सबसे पहले उसको सिलेबस में देखोगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उसको खुद से समझने की कोशिश करोगे, नहीं समझ में आएगा उसको यूट्यूब से देखोगे, फिर खुद से समझोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे,
और इस तरीके से आपका कोई भी टॉपिक फाइनली तैयार हो जाएगा। तो ये 3-4 स्टेप आपको रखने हैं हर टॉपिक को कवर करने के लिए, और स्टैंडर्ड बुक भी एक ही रखनी है, इससे ज्यादा मत लेना। कभी उस बुक से पढ़ोगे, कभी उससे पढ़ोगे। ये चीज मेरे साथ पॉलिटी में हो चुकी है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना पॉलिटी के कितने रिसोर्सेज है मेरे पास एम लक्ष्मीकांत है, उसके अलावा मेरे पास 2 तरह के नोट्स है, मैंने शेयर किए हुए हैं वो आप सबके साथ में। लेकिन जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में होता रहेगा।